सो हे गाइस, एजी अनाइम मांगा में आपका स्वागत है और आज हम इस सीरीज के एपिसोड 7 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बाकी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के पहले उन्हें देख लीजिए। तो अब उस ब्लडी मिस्ट के अंदर से हमें एक काली शैडो को निकलते हुए दिखाया जाता है और फिर वो बंदा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फाइनली एकदम बैडस विलन एंट्री के साथ में सभी लोगों के सामने अपेयर होता है और पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे सोलो लेवलिंग के थॉमस आंद्रे की तरह दिख रहा है, पर नहीं, ये बंदा होता है सेंट्रल रीजन के ब्लड नेडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर सी टियानजू। तो अब जब उस सेक्ट मास्टर को देखने के बाद तो तुम ही हो इन सभी स्कैमर्स के पीछे का मास्टरमाइंड। चलो अच्छा है, अब तुम सामने तो आए, वरना मुझे तो लगा था कि तुम कायरो की तरह अपना फेस भी नहीं दिखाओगे और यूं ही हमेशा दूसरों के पीछे छुपते रहोगे। तो अब इधर वहाँ पे जुलियन को देखने के बाद सी टियानजू भी उससे कहता है एक छोटा सा कल्टीवेटर जो कि सरहद से आया है, मैं तुम्हें इस बात के लिए एडमायर तो करता हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ अच्छी ट्रिक्स तो है, लेकिन तुम मेरा सामना करने के लिए अभी बहुत ज्यादा पीछे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साइड पे खड़े मेरे पुराने परिचित आदमी ने मेरा ध्यान ज्यादा खींचा है। तो अब ये सुनकर के होंग भी उससे कहता है, ब्लड डीमन, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अब तक जिंदा हो गए। अब उन दोनों को एक दूसरे को जानता हुआ देख करके जुलियन भी अपने मन में कहता है कि आखिर लिटिल होंग और उस आदमी के बीच क्या चल रहा है। तभी साइड पे हमें ब्लड डीमन को दिखाया जाता है जो कि सीधा होंग के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ब्लड डीमन, पिछले 200 सालों से मुझे किसी ने भी ये कह करके नहीं पुकारा और सेंट्रल लैंड के होली लैंड में जो मेरा हंट किया गया था तब से तो किसी ने भी नहीं, और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मैं अभी भी याद हूँगा। तो होंग कहता है कि आखिर उस बड़े और भयानक युद्ध के बाद में कोई भी तुम्हें कैसे भूल सकता है। इसके बाद फिर होंग उस ब्लड डीमन के बारे में बताता है कि ये है इमोर्टल रेलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सी टियानजू, जो कि अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ह्यूमंस की बॉडी से उनके ब्लड को एब्जॉर्ब किया करता था और इसने अपनी इन इवल टेक्निक्स को अपने काउंटलेस फॉलोवर्स तक पहुंचाया और एक ऐसी इवल साइकिल को चालू कर दिया जिसने पूरे देश में तबाही फैला दी और अल्टीमेटली इसने अपने फॉलोवर्स को तैयार किया ताकि ये उनकी भी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। और उसके इन मेथड, इन इवल तरीकों की वजह से उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि फिर उसे रोकने के लिए मेजर पावर्स को एकजुट होकर के, तक कि मैं खुद जो कि एक डेमोनिक पाथ का मेंबर था, इसलिए उसे रोकने के लिए उन लोगों के साथ शामिल होने के अलावा मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं थी। मगर लेकिन आखिर किसने सोचा था कि वो इनफेमस ब्लड डीमन इस सब कुछ के बावजूद भी जिंदा बच जाएगा और ईस्टर्न रीजन के इस रीजन में पुनः प्रकट होगा। और अगर ये खबर सेंट्रल रीजन तक पहुंची तो वहाँ तो एक भारी हंगामा फैल जाएगा। इधर तभी हमें क्राउन प्रिंस की ओर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे ब्लड डीमन के आने के बाद में उससे कहता है, मास्टर, आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए। ये औरत यहाँ पे मुझे मारना चाहती थी और अब आपको मेरा इससे बदला लेना होगा। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर तो ब्लड डीमन अपनी आंखों से सुपरमैन की तरह लेजर छोड़ता है और उसके टॉप फ्लोर में छेद करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस तो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगता है। इसे देख करके होंग भी कहता है कि जैसा कि ब्लड डीमन से मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो यहाँ तक कि अपने ओन डिसाइपल्स को मारने से पहले भी एक पल नहीं सोचता। तो ब्लड डीमन सीधा होंग के सामने आते हुए कहता है, होंग से कहता है कि आखिर इन छोटे मोटे डिसाइपल्स में क्या रखा है, मैं जब चाहूँ तब किसी और को अपने लिए रिक्रूट कर सकता हूँ, लेकिन अगर नेचुरली तौर पर तुम उसे मरवाना चाहते हो, स्वाभाविक रूप से मैं खुद उसकी जान कैसे छोड़ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर के तो होंग चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम अभी तक मेरे इंटेंशंस को नहीं समझे। अब इधर होंग और ब्लड डीमन को इस तरीके से बात करते हुए देख करके जुलियन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओ ये दोनों पुराने भाई तो एक दूसरे से काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं और सचमुच में ये कितना ज्यादा अच्छा ड्रामा चल रहा है। जबकि इधर होंग आगे ब्लड डीमन से कहता है कि मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा था कि चारों इमोर्टल्स ने अपनी कंबाइंड पावर के साथ में तुम्हारी इमोर्टल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि तुम्हारा खून भी जल के वेपराइज्ड हो गया था, तो फिर आखिर तुम यहाँ कैसे बच निकले। ब्लड डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, वो बेवकूफ राइटे सेक्ट के लोग, उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो काफी पहले ही अपने एसेंस ब्लड को 2 भागों में स्प्लिट करके उसमें से एक को यहाँ इस हिडन लोकेशन में दुबका दिया था। तो इसलिए भले ही मेरी वहाँ पर मेन बॉडी तबाह हो गई, लेकिन इस एसेंस ब्लड की ड्रॉप की वजह से मैं फिर से रिजोरेक्ट हो गया और कोइंसिडेंटली तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम्हारी फेथ बिल्कुल मेरी ही तरह निकली। अर्जेंटली मुझे अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने की जरूरत है और अब तुम्हारा जैसा अर्ली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर मुझे रोक नहीं सकता, तो इसलिए क्यों ना तुम बिना कुछ कहे मेरे सामने सरेंडर कर दो और मुझे अपने खून को एब्जॉर्ब करने दो, जिसके बाद मैं और तुम, हम दोनों हमेशा के लिए
एक हो जाएंगे। तो ये सुनकर तो होंग चिढ़ते हुए उससे कहता है कि तू कमीने मच्छर, मैंने तुझे इस चीज के लिए पहले ही कई बार रिजेक्ट किया है, लेकिन तू फिर से वही बात कर रहा है जो कि पहले तू सेंट्रल रीजन में कहा करता था, और अब मैं फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अब भी तू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसी के साथ ही फिर होंग अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिस्ट करते हुए कहता है, और क्या तू इस बात की गारंटी ले सकता है कि तू पीक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होते हुए क्या मैं तुझे हरा नहीं सकता। तो होंग को इस तरीके से देख कर ब्लड डीमन भी हंसते हुए कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, और अगर तुम इस कल्टीवेशन गैप के साथ में किसी और से जाकर के भिड़ते तो तुम जरूर जीत जाते, मगर मेरे अगेंस्ट तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो होंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि चल ठीक है, फिर क्यों ना इस चीज को ट्राई करके देख लेते हैं। कहते ही होंग अपनी 5 सुप्रीम डिवाइन फ्लेम्स का यूज करते हुए ब्लड डीमन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देख करके तो ब्लड डीमन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। इतना कहते ही फिर वो भी होंग के अटैक को रोकने के लिए अपनी ब्लड फील्ड पाम का यूज करता है, और फिर जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद हमें ब्लड डीमन की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी ये फ्लेम सचमुच में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, यहाँ तक कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज पर होते हुए भी इसने मेरी ब्लड फाइंड पाम को ब्रेक कर दिया। आखिर इसने ये सारी टेक्निक्स कहाँ से सीख ली। तो अब इधर होंग फिर से अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि असली शो तो अब बस अभी शुरू ही हुआ है। इतना कहते ही फिर होंग अपनी आइस पावर का यूज करते हुए ब्लड डीमन के ऊपर फ्रोजन फ्लेश से अटैक कर देता है, कि ब्लड डीमन उसे रोकने के लिए अपना सोल डिवोरिंग ब्लड स्पीयर को बाहर निकालता है और अटैक करते हुए कहता है कि एक छोटा सा सबऑर्डिनेट मुझे नहीं रोक सकता। बाद एक तरफ से होंग का फ्रोजन ब्लेज, तो दूसरी ओर से ब्लड डीमन का ब्लड स्पीयर, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। होंग की फ्रोजन पावर्स उस स्पीयर को फ्रीज करने के साथ साथ ब्लड डीमन की आधी बॉडी को भी फ्रीज कर देती हैं, जिसे देख करके तो ब्लड डीमन भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की फायर टेक्निक है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। कहते हैं ब्लड डीमन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस आइस को तोड़ करके वहाँ से आजाद हो जाता है, और फिर एक ईवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम वैसे ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और सचमुच मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो बताओ क्या मेरे पास सेंट्रल रीजन में तुम्हें कुछ काफी ज्यादा अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर क्या तुमने किसी ग्रेट मास्टर को अपना मेंटर बना लिया है। तो तब होंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, और इन टेक्निक्स के साथ मैं ऑलरेडी सेंट्रल रीजन के ऊपर दबदबा बनाने के पाथ पर चल रहा हूँ। साथ ही फिर होंग अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बंदे के दिए गए 3000 फ्लेम सूत्रा की मदद से मैं ब्लड डीमन को भी अच्छे से सप्रेस कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसे ये पता चलने देना नहीं चाहिए कि मुझे ये टेक्निक वेस्टर्न लैंड के एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर से मिली है। इधर ब्लड डीमन तो होंग की इन टेक्निक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से कंटिन्यू ग्रो करते रहे तो मुझे डर है कि यहाँ तक कि मैं भी बाद में तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये शर्म की बात है, मगर लेकिन आज ये तुम्हारा अंत है कि अब मैं तुम्हें अपनी इमोर्टल ब्लड बॉडी की ट्रू पावर्स को शो कराने वाला हूँ। इतना कहते ही ब्लड डीमन अपनी डार्क आर्ट का यूज करने लगता है, और उसने जितने भी वेई किंगडम के सिटी के लोगों को अपना शिकार बनाया था उन सभी की बॉडी से ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि कोई हमें बचाओ, प्लीज कोई हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। इधर ब्लड डीमन तो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उन सभी की ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हंसते हुए कहता है कि ये फीलिंग्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं। इन लोगों ने बहुत पहले ही मेरा खाना बनने के लिए सिग्नेचर कर दिया था, और मैं उन सभी को एक ही बार में रिफाइन कर सकता हूँ और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। इसी मेथड की वजह से ब्लड डीमन की कल्टीवेशन तो बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। ये सब देखते हुए पीछे से जुलियन तो होंग से कहता है, लिटिल होंग इस तरीके से खेलना बंद करो और जल्द से जल्द उस आदमी को खत्म करो। जुलियन की ये बात सुनकर तो होंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत भी मत करना। इसी के साथ जब वो ब्लड डीमन की एनर्जी का सामना करने लगता है, वो उसका सामना खड़े होते हुए हैरान होते हुए कहता है, अरे यार मैंने तो सोचा था कि ये जुलियन ब्लड डीमन से लड़ते लड़ते अपनी हार मान लेगा और फिर मुझसे मदद की भीख मांगता, और तब मैं उदारता के साथ आगे बढ़ता और शायद उसकी थोड़ी मदद करता। मगर अब तो ये सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि यहाँ तक कि मैं अपनी सेफ्टी की भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस आदमी का ये ऑरा ये क्लियरली बता रहा है इसने बॉडी इंटीग्रेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इधर इसी के साथ ही होंग के सामने ब्लड डीमन की एक बड़ी सी धर्मा बॉडी अपेयर होती है, और इसके बाद फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है।